अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा वीकेंड। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान ने कहा कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। मैं वाजे कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। देखें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इमरान खान ने अब तक जो भी कहा उसने वो साबित किया है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो सारा कुछ दुरुस्त साबित हुआ है। इमरान खान ने कहा था ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ, हमने ये होते हुए देखा। इमरान खान ने कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश करेंगे, हमने ये होते हुए 2 मरतबा देखा। इमरान खान ने कहा ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाल देंगे, हमने ये होते हुए देखा। इमरान खान ने कहा कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर मेरे खिलाफ लड़ेगी, मैं फिर भी जीत जाऊंगा, हमने ये भी होते हुए देखा। इमरान खान ने कहा कि चोरों की हुकूमत बनाई जाएगी, हमने वो भी होते हुए देखा। तो जो कुछ भी इमरान खान ने कहा वो सारा कुछ हमने बार बार होते हुए देखा है। अब इस मरतबा इमरान खान ने बहुत बड़ी बात की है, आप इसे गैर संजीदा नहीं ले सकते, इस बात को आप हवा में नहीं फेंक सकते। वजह यह है कि जो कुछ भी इमरान खान ने कहा वो सच साबित हुआ। आज अगर पाकिस्तान के पास कोई एक उम्मीद बाकी है तो वो नवाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ सिर्फ सेंट्रल पंजाब की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर रह गए हैं जिनके पास पाकिस्तान में किसी किस्म की स्टैंडिंग नहीं है। वो अपना इलेक्शन भी हार चुके हैं, पूरा ख़ानदान हार गया है। जरदारी साहब इंटीरियर सिंध की एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों के अंदर यकसा मकबूल है, और यही पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के बेहतर हालात या हालात में बेहतरी की एक ज़ामिन है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी लीडरशिप, इसको गंवाना कोई भी मुल्क जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। और इमरान खान साहब ने दावा किया है कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, यानी डील तो मैं नहीं करूंगा। बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को, उनकी अपनी पार्टी के लोगों को समझ नहीं आ रही। कोई संजीदा एफर्ट इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए अभी तक हमें दिखाई नहीं देती। वकला बेचारे अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, कारकुन बेचारे जोर लगाते रहते हैं, लेकिन लीडरशिप के अंदर कभी ओहदों का झगड़ा है, कभी आपस की लड़ाई है, कभी कोई और मामला है, कभी कोई ये लेना चाहता है, कभी कोई वो देना चाहता है। तो इस चक्कर के अंदर जो है सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं और लीडर जेल में। और जेल में जो आदमी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, इस वक्त वो आदमी पूरे मुल्क के लिए ज़रूरी है जितनी मकबूलियत उसके पास है। आज बलूचिस्तान में अगर किसी की बात सुनी जाएगी तो कौन है नेशनल लेवल का, कौन ऐसा लीडर है जो बलूचिस्तान जाए और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करे? कौन ऐसा है जो कबायली इलाकों में जाए और पश्तूनों को इकट्ठा करे? कौन ऐसा है कि जो पंजाब में और सिंध में हर जगह पे जाए और महरूमियों को दूर करे? तो लोग इमरान खान की बात मानते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है। किसी और के पास ये कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा कि फ़ौज भी ये नहीं कर सकती, ये सियासी लीडरशिप का काम होता है और जिसके पास जितनी मकबूलियत होती है वो उतना ये काम अच्छा कर सकता है। इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातचीत वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिज़ास्टर हुआ है और मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा। दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है, बांग्लादेश ने हमारी फैंटी लगा दी, उनको ऊपर लाया गया। जिन्हें चेयरमैन PCB बनने का शौक है, ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वादे कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर KP में PTI ना होती तो वहां भी बलूचिस्तान जितना क्राइसिस हो जाता। इमरान खान ने कहा कि ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा जो आज हो रहा है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती तो वहां भी इतना ही बड़ा क्राइसिस हो जाता। इसका हल डंडों और बंदूकों में नहीं है, हल ये है कि इनके मुंतखब लोगों को आगे आने दिया जाए। बलूचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जाएं। बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है। इसका हल ये है कि वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए जाएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहाँ गुर्बत है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वो नीचे लोगों तक पहुँचती नहीं। मुल्क भर में असली लोकल बॉडी इलेक्शन की ज़रूरत है। TTP हमारी वजह से है तो फिर BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है?
ये इमरान खान साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में डायलॉग की ज़रूरत है। हमें कहते थे कि टीटीपी हमारी वजह से है, यानी वो इमरान खान कह रहे हैं हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि टीटीपी हमारी वजह से तगड़ी हो गई है। तो फिर ये BLA जो बलूचिस्तान में है वो किसकी वजह से तगड़ी हो गई है? दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती हैं, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान सहाफ़ियों ने हलीमा खान साहबा के बयान के ऊपर इमरान खान साहब से कुछ एहतजाज भी किया, क्योंकि चंद सहाफ़ियों के नाम लेकर उन्होंने कहा था ये एजेंसियाँ या उनके इमा के ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो इमरान खान से एहतजाज किया और कहा कि जी हम फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपकी बहन ने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है। 3 निजी TV हैं, समा TV है, एक्सप्रेस है और ABN है, इनके रिपोर्टर का ताल्लुक एजेंसियों से है। आप पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, क्या आपको हम पे एतमाद है? इमरान खान ने कहा कि इस बयान के ऊपर मैं हलीमा खान साहबा से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे तीनों पर एतमाद है, आप लोग जहाद कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, मैंने आपके सामने रख दिया। तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं इमरान रियाज खान को। तो आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की जानिब। एक और बात उन्होंने की DGI SPR ने कि पाक फौज ना किसी जमात की मुखालिफ है, ना इसका कोई सियासी एजेंडा है। अगर फ़ौज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। अच्छा जी, इस मामले पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं थोड़े से, और मैं जान की अमान पाऊँ तो DGI SPR साहब से अर्ज़ करूँ कि 4 मार्शल्लाह पाकिस्तान में लगे। ये महकमा डाक ने नहीं लगाए सर, ये चारों मार्शल्लाह फ़ौजियों ने लगाए और माशाल्लाह से चारों फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कोई खुद एहतसाबी नहीं हुई। ना जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कुछ हुआ, ना जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ कुछ हुआ, ना जनरल अयूब के ख़िलाफ़ कुछ हुआ, ना जनरल याया के ख़िलाफ़ कुछ हुआ। चारों जर्नलों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक सियासी जमात या कोई एक सियासी लीडर बड़ा ऐसा नहीं है जिसने किसी न किसी वक्त पे फ़ौज के ऊपर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम ना लगाया हो। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, चाहे एक दौर है चाहे दूसरा दौर है, गुज़िश्ता 10 से 15 साल की अगर आप उनकी तारीख उठाकर देखें तो तमाम सहाफ़ी ये बात कह चुके हैं कभी ना कभी कि फ़ौज का सियासत के अंदर किरदार है। पाकिस्तान के तमाम वकला से आप पूछ लें, कुछ आज कहते हैं, कुछ कल कहते हैं, कुछ परसों कहते हैं, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार हमेशा से रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर दौर में फ़ौज के कोई भी तर्जुमान हो, उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अच्छी तरह मुझे याद है कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब जब आर्मी चीफ थे तो बार बार कहा जाता था कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई एक्सटेंशन नहीं, लेकिन फिर हमने देखा उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। फिर जनरल राहील शरीफ साहब जब आर्मी चीफ थे तो ISPR बार बार कहती थी कोई एक्सटेंशन नहीं, सारे कहते थे, हर कोई कहता था एक्सटेंशन लेनी नहीं इन्होंने। बाद में पता चला वो तो धमकियां दे रहे थे कि मार्शल लॉ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी एक्सटेंशन चाह रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब, सारे, नवाज शरीफ सब गवाही दे रहे हैं। फिर जनरल बाजवा आ गए, फिर जनरल बाजवा ने इवन मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दी। जनरल बाजवा ने बड़ी बड़ी धमकियां दी कि मुझे एक्सटेंशन दो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली, हालांकि उस वक्त भी DGI SPR ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। तो देखिए इसका एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है ना। तो पाक फौज के तर्जुमान ने माजी में जो बयानात दिए वो बयानात गलत साबित हुए। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो पता चलता है कि जी अंदर कुछ और चल रहा था, आवाम को कुछ और बताया जा रहा था। सियासत में मुदाखलत की जा रही थी, भरपूर की जा रही थी, लेकिन अवाम को यह दावा किया जा रहा था कि सियासत में मुदाखलत नहीं हो रही। तो अब क्या सियासत में मुदाखलत नहीं हो रही, ये अलग किस्म की चीज़ है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है कि अगर वाकई फ़ौज ने यह फैसला किया है कि उन्होंने सियासत से अपने आप को अलग करना है तो देर है दुरुस्त है, इससे अच्छी कौन सी बात है। फ़ौज अपने आप को सियासत से अलग करे, जो सियासतदानों का काम है वो उनको करने दे। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़ौज ने खुद को सियासत से अलग करना है तो जो फ़ौज के बिहाफ के ऊपर रोज़ाना हमारे चंद सहाफ़ी आ जाते हैं डंडा हाथ में लेकर और वो कहते हैं जी डंडा फिरने लगा है, सहाफ़ी उठाए जाएंगे, सोशल मीडिया उठाया जाएगा, सियासतदानों की नींदें हराम हो जाएंगी, फ़लाँ फ़लाँ सियासतदान को फांसी हो जाएगी, फ़लाँ सियासतदान को गद्दार बना दिया जाएगा, फ़लाँ को ये करेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि डंडा चलेगा और बहुत चलेगा और डंडे से ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये धमकियाँ किसकी ईमा पे लगाई जाती हैं? ये जो सहाफ़ी दंदनाते फिरते हैं और बैठ के धमकियाँ लगाते हैं, ये एक्चुअली तो कोट कर रहे होते हैं ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज को। तो फिर इनको मना किया जाए कि भी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो हम कुछ भी नहीं करना चाहते, ना हम डंडा चला रहे हैं, ना हमारा सियासत के मामला से कोई ताल्लुक है। और भाई तुम क्यों हमारा नाम ले लेकर लोगों को धमकाते हो? वैसे उससे धमकियों से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, कोई भी नहीं पड़ता। लोगों की सोच धमकियों से थोड़ी बदलती है, लोग तो हकायक जानते हैं और फैक्ट्स के साथ उनकी सोच बदलती है। बहरहाल जनरल साहब ने अच्छी बात की कि फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालफत भी नहीं करेगी और हमायत भी नहीं करेगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री हम देखें
तो हमेशा फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत भी की है और हमेशा फ़ौज ने अपनी पसंदीदा सियासी जमातों को सपोर्ट किया है और जो सियासी जमातें पसंद नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करवाई हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और रिटायर होने के बाद सारे जर्नैल खुद बताते हैं, अपनी किताबों के अंदर फ़ौजी लिखते हैं और ये चीज़ें ज़बान ज़द आम है, केसेस भी अदालतों में चलते रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ हुआ वो सब जानते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, उन्होंने कहा कि किसी जलसे की जगह, मनसूख और तारीख, ये ज़िले इंतज़ामिया का मामला है। आर्मी का फोकस अपने प्रोफेशनल कामों पर है, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। दहशतगर्दों के गठजोड़ को तोड़ना चाहिए, ये भी कहा। बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है, ये भी उन्होंने कहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और फ़ौज अपने दिफाई अखराजात में कमी की है, ये उनका एक दावा, ये भी उन्होंने कहा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये हो गया जनाब DGISPR का स्टेटमेंट, उसके ऊपर छोटा सा मेरा एक हम्बल किस्म का ओपिनियन था और ये ओपिनियन देते हुए मेरे दिमाग में 10 दफ़ा आ रहा था ये बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि देखिए ये बात करते हुए बंदे को ये सोचना पड़ता है कि उठा के गायब कर देंगे। ये बात सोचते बंदे को, अब मुझे तो ये भी बताया गया कि इस दफ़ा उठाना नहीं है, कोई इससे अगला हल ढूंढा हुआ है, वो अगला हल भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, जो भी है, बंदे ने बात तो करनी है ना, मेरा यही काम है, यही करूँगा मैं खबरें दूंगा, खबरों के ऊपर तबसरा करूँगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी इमरान रियाज खान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।